अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। और आज जो है हम अपने कोर्स का दूसरा सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग परफॉर्म करना सीखेंगे। तो थोड़ा सा हम जो है वो एक रिवीजन कर लेते हैं कुछ चीज़ों का, और थोड़ी सी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि किस तरह से जो है एक्सेल के अंदर ये सारी चीज़ें वर्क करेगी, किस तरह से अकाउंटिंग का पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो हम एक्सेल के अंदर बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसी भी बिज़नेस की अकाउंटिंग जो है उसका मेन स्ट्रक्चर होता है अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। यानी कि कोई भी बिज़नेस जो है वो तब तक रन नहीं हो सकता जब तक उसके पास एसेट्स ना हो, या बिज़नेस को चलाने के लिए बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो बिज़नेस का लेन देन है, वो सब करने के लिए, और जो है वो यानी कि अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सर्व करने के लिए, एंड अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए आपको एसेट्स चाहिए होते हैं। आपको फर्नीचर चाहिए, आपको डिलीवरी के लिए व्हीकल चाहिए होता है, आपको जो है लाइक इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होती हैं। अगर आप कोई फैक्ट्री लगाने जा रहे हो तो आपको लैंड चाहिए, अगर आपका कोई ऑफिस है तो बिल्डिंग चाहिए। तो इस तरह मतलब डिफरेंट एसेट्स आपको चाहिए होते हैं जो कि आप बिज़नेस को रन करने के लिए यूज़ करते हो। विदाउट एसेट जो है वो आप बिज़नेस नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एसेट में जैसे फॉर सपोज कैश भी एक एसेट है, तो अगर एक बिज़नेस के पास कैश ना हो तो क्या वो बिज़नेस कर सकता है? तो जवाब है कि सर बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। सो एसेट जो है वो बिज़नेस के लिए मस्ट है, लाजमी है। तो अब ये जो एसेट्स हैं ये पैसे से आते हैं, जाहिर सी बात है। तो किसी भी बिज़नेस में जितने भी एसेट्स मौजूद होते हैं तो उन पे पैसा लगा हुआ होता है, या वो पैसे से बनाए या ख़रीदे गए होते हैं। तो अब सवाल ये है कि जो एसेट्स एक बिज़नेस में मौजूद हैं उन पर जो पैसा लगा है वो पैसा कहाँ से आया है? तो उसका जवाब यह है कि भाई दो तरह से बिज़नेस के अंदर पैसा आता है। एक तो जो ओनर है वो अपना पर्सनल जो अमाउंट है, पर्सनल जो सरमाया है, पर्सनल जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो उस बिज़नेस को दे, ठीक है। यानी कि ओनर अपने पास से उस बिज़नेस को अमाउंट दे, फंड दे, जो कि कैपिटल कहलाता है। और दूसरा ये है कि जो भी उस बिज़नेस का ओनर है, जो भी उस बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहा है, वो किसी से लोन ले, यानी कि लाइबिलिटी ले, सही है। वो अपने किसी रिश्तेदार से लोन ले सकता है, अपने किसी दोस्त से ले सकता है, बैंक से ले सकता है, मतलब कहीं से भी वो जो है वो लोन ले। यानी कि ये जो लाइबिलिटी वाला पोर्शन है, लाइबिलिटी वाला जो फंड है या पैसा है, ये उसका अपना नहीं होता है, बल्कि ये किसी से उधार लेता है। तो या तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है या तो वो किसी से उधार लेके इन्वेस्ट करता है, ठीक है। इसी वजह से जितने भी एसेट का वैल्यू होगी, जो भी एसेट का अमाउंट होगा, यानी कि जितना पैसा हमने एसेट में इन्वेस्ट किया होगा वो हमेशा जो है इक्वल होगा ओनर ने जो इन्वेस्ट किया है और ओनर ने किसी और से लेकर इस बिज़नेस में जो इन्वेस्ट किया है, यानी कि जो दूसरे लोगों से उधार लेके इन्वेस्ट किया है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि एसेट्स ऑलवेज इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम बिज़नेस में करते क्या हैं, ठीक है भाई। हमने एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, हमने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, फॉर सपोज 5 लाख रुपए की हमने अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली, 5 लाख रुपए की हमने किसी से लोन लेके कर लिया, 10 लाख रुपए की हमने बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया 10 लाख से। तो अब हम उस बिज़नेस में करेंगे क्या, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं, किस किस तरह की ट्रांजैक्शन होती है बिज़नेस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बिज़नेस के बाद जब 10 लाख रुपए कैश आया तो कैश खुद एक एसेट है। फिर उस कैश के जो एसेट है उससे हम दूसरे एसेट डेवलप करेंगे। जैसे हम कोई शॉप ले लेंगे रेंट के ऊपर और वहाँ पर हमने एडवांस रेंट दे दिया, तो प्रीपेड रेंट वो एक एसेट हो गया, ठीक है। हमने फर्नीचर ख़रीद लिया, हमने इक्विपमेंट ख़रीद ली, या जो फॉर सपोज हमने सेल करना था, फॉर सपोज हमको कंप्यूटर शॉप खोलने हैं, तो जो कंप्यूटर उससे रिलेटेड एसेसरीज़ हैं वो अगर हम सेल करते हैं, सेल करने के लिए लाते हैं, तो वो इन्वेंट्री भी हमारा एसेट होती है। तो हम एसेट्स को परचेज़ करते हैं, ये यानी कि ट्रांजैक्शन हो गई कि एसेट परचेज़ करना, ठीक है। इसके अलावा जो है बिज़नेस को चलाने के लिए डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रेंट एक्सपेंस हो गया, सैलरी एक्सपेंस हो गया, यूटिलिटी बिल्स की जो पेमेंट हो गई, ठीक है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया, बैड डेट एक्सपेंस हो गया। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है एक बिज़नेस कर रहा होता है, ठीक है। एसेट ख़रीद रहा होगा, एक्सपेंसेस कर रहा होगा,
इसके अलावा जो इन्वेंट्री जो है वो बेच रहा है वो परचेज़ करके लाता होगा, उसको सेल करता होगा। अच्छा, परचेज़ कैश पे भी होती है, परचेज़ क्रेडिट पे भी होती है। अगर कैश पे परचेज़ होगी तो फौरी तौर पे आप पैसे आपको देने पड़ेंगे, और अगर क्रेडिट पे परचेज़ होगी तो फिर जाहिर सी बात है बाद में सप्लायर को पेमेंट देनी पड़ेगी। इसी तरह सेल भी हम कैश पे कर रहे होते हैं और क्रेडिट पे कर रहे होते हैं। कैश पे अगर आपने सेल की तो आपको फ़ौरन कस्टमर ने पैसे दे दिए, अगर आपने क्रेडिट पे यानी उधार पे सेल की है तो पैसे आपको बाद में मिलेंगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिसीट, यानी कि बाद में कस्टमर से ये रिसीट आनी है। इसी तरह लाइबिलिटीज़, यानी कि लोन ले रहा होता है और उन लोन्स की रीपेमेंट कर रहा होता है बिजनेस। ठीक है, जैसे बैंक से लोन ले लिया, फिर बाद में उस बैंक लोन की रीपेमेंट कर रहा है, उसके इंटरेस्ट की रीपेमेंट कर रहा है। ठीक है, रीपेमेंट तो नहीं कहेंगे, इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है, लोन की रीपेमेंट होती है। सही है, तो बेसिकली लाइबिलिटीज़ हम जो है वो ले रहे हैं और फिर उनको वापस कर रहे हैं, तो ये भी ट्रांजेक्शन है। इसी तरह ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है, ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग कर रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह वगैरह। तो ये सारे काम यानी कि सेल, परचेज, रिसीव, पेमेंट, एसेट खरीदना, एक्सपेंसेस की पेमेंट करना, ये सारी ट्रांजैक्शन एक बिज़नेस के अंदर हो रही होती हैं, और ये सारी ट्रांजैक्शंस हमको बीइंग एन अकाउंटेंट रिकॉर्ड करनी होती हैं। हमारा काम है इन तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अब ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं ये रिकॉर्ड कहाँ पर होंगी, तो भाई ये जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होंगी। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ये सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो जाहिर सी बात है किसी यानी कि अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी। एसेट खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे तो उसको फर्नीचर के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम सैलरी एक्सपेंस देंगे तो उसको सैलरी एक्सपेंस के अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सही है। सो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए पर्टिकुलर अकाउंट्स होते हैं जिनमें वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही होती हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ट ऑफ अकाउंट, जिसमें हम सीखेंगे कि एक कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो हाँ, हमने पहले से ही पढ़ा है कि देखें, एक हमारे पास अकाउंट होता है और एक जो है वो हेड ऑफ अकाउंट होता है। ठीक है जी, तो हमने एक कॉलम में अकाउंट और एक कॉलम में हेड ऑफ अकाउंट ये हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने करना ये है भाई कि इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर हमारे पास है फॉर्मेट एज टेबल। तो इस फॉर्मेट एज टेबल पे हम जाएंगे और यहाँ पर कोई फॉर्मेट हम सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, जैसे ही मैंने उस फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये एक बॉक्स आ गया। ठीक है, और इसमें जो है वो रेंज खुद ही इसने पिक कर लिया है कि भाई इस रेंज के ऊपर टेबल अप्लाई करना है। सही है। अच्छा, आगे ये कह रहा है माई टेबल हैज़ हेडर्स, यानी कि टेबल की हेडिंग्स ऑलरेडी हमने बना ली हैं। तो बिल्कुल बना लिए हैं, इसको हम चेक कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये किया तो आप देख रहे होंगे कि टेबल इसके ऊपर अप्लाई हो गया। सेकंड काम आपने ये करना है कि आपने जो आपकी हेडिंग्स हैं इनको सेंटर कर देना है, अलाइन सेंटर कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने इसको सिंपली सेलेक्ट किया और ये अलाइन सेंटर का एक बटन है यहाँ पर अलाइनमेंट की टैब के अंदर। तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ से जस्ट इसको सेंटर प्रेस करना है, ये सेंटर हो जाएगा। अच्छा, टेबल से क्या फ़ायदा होता है कि जब हम इसमें अकाउंट लिखेंगे, फॉर सपोज पहला अकाउंट हमारा कैश, ये हमारा क्या है, करंट एसेट। सही है, और फिर आप टैब प्रेस करेंगे तो ये आपको टेबल खुद ही एक्सटेंड करता जाएगा फॉर्मेटिंग आपकी। तो टेबल के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आगे चल के हम सीखेंगे। फिलहाल आपने बस ये टेबल अप्लाई कर लेना है और अब हम इसमें अपने सारे जो है वो अकाउंट्स जो है वो सारे इनलाइन करेंगे कि हम अपने बिजनेस की जो रिकॉर्डिंग है वो किन अकाउंट्स में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स को देख लेते हैं। तो कैश हो गया, बैंक हो गया, ये भी करंट एसेट है। उसके बाद हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल के हमें मल्टीपल अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे क्योंकि हर कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल जो है वो अलग होता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक अकाउंट खोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन जितने भी कस्टमर होते हैं उन सबका अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट जो है वो सेपरेट खुलता है, अलग खुलता है। ये हो गई। ठीक है, अच्छा, सप्लाईज, स्टेशनरी, प्रीपेड रेंट, एडवांस टू एम्प्लॉइज। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको कुछ करंट एसेट यहाँ पर लिख के दे दिए हैं।
ठीक है। अब बिज़नेस के हिसाब से ही होता है, बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है ये, मतलब सैकड़ों अकाउंट्स हो सकते हैं करंट एसेट में। फ़िलहाल मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कि चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनता है, मैंने कुछ अकाउंट्स की एग्जांपल यहाँ पर ले ली है कि हमारे पास प्रीपेड रेंट हो गया और एडवांस टू एम्प्लॉय हो गया, और इसके अलावा भी अगर कोई अकाउंट फ्यूचर में हमें चाहिए होता है तो हम ऐड कर सकते हैं बाद में, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हो गए। अच्छा, अब उसके बाद फिक्स एसेट में आ जाते हैं। फिक्स एसेट में हमारे पास छोटा सा अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमने लैंड भी नहीं खरीदी, उसमें हमारे पास जो है वो बिल्डिंग भी कोई नहीं है, हम तो मतलब एक रेंटेड प्रीमिसेस के ऊपर बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, कोई शॉप हमने रेंट पे लिया फॉर सपोज, तो फर्नीचर हो सकता है हमारे पास फिक्स एसेट, ठीक है जी। फर्नीचर हो सकता है, इक्विपमेंट्स हो सकती है। यहाँ पर हम एक सोच लेते हैं या ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम एक कंप्यूटर शॉप खोलने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्नीचर हो सकता है, हमारे पास इक्विपमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। इक्विपमेंट्स में यानी कि कोई टूल्स वगैरह या कोई कंप्यूटर या इस तरह की चीज़ जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी किसी इन्वेंट्री को सही करने के लिए या मतलब इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। इक्विपमेंट में मतलब ऐसा कंप्यूटर जो हम बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं। एक तो होगा क्योंकि कंप्यूटर शॉप में हम कंप्यूटर सेल के लिए लाएंगे, वो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल होंगे, वो हमारी इन्वेंट्री होगी, वो अलग चीज़ है, ठीक है। और इक्विपमेंट अलग चीज़ होती है। इक्विपमेंट मतलब ऐसी चीज़ें, टूल्स, ठीक है, या फिर कंप्यूटराइज कोई सिस्टम हो, आपका प्रिंटर हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स वगैरह में आती हैं, ठीक है जी। वो हमने ले ली। और फिक्स एसेट में दैट्स इट, हमने फर्नीचर इक्विपमेंट, बस ये दो ही चीज़ें फिक्स एसेट हैं उसमें, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं, एक्सपेंसेस के ऊपर आ जाते हैं। अब एक्सपेंसेस में हमने एम्प्लॉइज़ रखे हुए हैं, तो सैलरीज एक्सपेंस आ गया हमारे पास, ठीक है जी। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेसिकली एक्सपेंस है, बस इसको मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह रहा हूँ क्योंकि एक्सपेंस हमारे पास एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होते हैं, यानी कि जो इन्वेंट्री हम परचेज करके लाते हैं उसको सेल करते हैं, तो जो परचेज की कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, ठीक है। उसको हम सेपरेट रखेंगे। बाकी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस को चलाने के जो खर्चे हैं उसको हम सेपरेट रखेंगे। तो सैलरीज एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस हम कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास फिक्स एसेट है तो जाहिर सी बात है उनका डेप्रिसिएशन होगा, तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूटिलिटीज़ एक्सपेंस हम कर लेते हैं, और एक हम जैसे चाय पानी का खर्चा, खाना पीना छोटा मोटा जो भी है वो हम इंटरटेनमेंट एक्सपेंस के नाम से रख लेते हैं। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए। इसके बाद हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाओ, परचेजेस, ठीक है जी, ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट है। अच्छा, परचेजेस के बाद हमारे पास है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न ये भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। परचेज डिस्काउंट ये भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ट्रांसपोर्टेशन इन, ठीक है जी, ये भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कुछ हमारे परचेजेस से रिलेटेड अकाउंट हो गए जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये भी एक्सपेंस और ये भी एक्सपेंस, दोनों एक्सपेंसेस, सही है। तो हमारे एक्सपेंसेस कवर हो गए, हमारे एसेट्स कवर हो गए। इसके बाद हम लाइबिलिटी पे आ जाते हैं। तो माइट पॉसिबल जैसे हमारे पास कोई बैंक लोन है। अच्छा, बैंक लोन से पहले एक काम कर लेते हैं, अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल मतलब जो हमने सप्लायर से क्रेडिट पे परचेज करते हैं हम इन्वेंट्री, वो अकाउंट्स पेबल में रिकॉर्ड होती है, ठीक है। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। और अकाउंट रिसीवेबल की तरह अकाउंट्स पेबल भी मल्टीपल हो सकते हैं क्योंकि हम एक से ज़्यादा सप्लायर से परचेज करते हैं, तो जितने भी सप्लायर होंगे हर सप्लायर का अकाउंट पेबल का अकाउंट अलग होगा। फिलहाल मैं एक यहाँ पर लिख लेता हूँ समझाने के लिए, बट आप ये जहन में रखना। सैलरीज पेबल, पहले शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज सारे लिख लेते हैं। यूटिलिटी बिल्स यानी बिल्स पेबल, ठीक है सर। अनअर्न्ड इनकम या इसको एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी कहते हैं, ये भी एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, सही है जी। ये लाइबिलिटीज़ हो गई। अच्छा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में हम बैंक लोन एक लिख लेते हैं, एक हम नोट्स पेबल लिख देते हैं, तो हम लिख देते हैं। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म,
ठीक है जी, ये भी लॉन्ग टर्म। तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ हो गई, एसेट एक्सपेंस हो गया, लाइबिलिटी। अभी आ जाओ इनकम के ऊपर। इनकम में हमारे पास आ गया सेल्स, इट्स रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न, ये भी रेवेन्यू, और सेल्स डिस्काउंट, ये भी रेवेन्यू। ठीक है जी। अच्छा आप जो है चूँकि कंप्यूटर शॉप की एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये एक ट्रेडिंग का बिजनेस है जिसमें हम प्रोडक्ट को परचेज करके और आगे सेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग का बिजनेस है। कुछ बिजनेस सर्विसेज के होते हैं, सर्विसेज में हम प्रोडक्ट नहीं दे रहे होते, कुछ चीज़ परचेज करके सेल नहीं कर रहे होते। फॉर सपोज लाइक टीचिंग का बिजनेस है अगर, ठीक है, तो टीचर कोई प्रोडक्ट लेके आगे सेल नहीं कर रहा होता, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो फिर उसमें ये सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट ये अकाउंट नहीं होंगे, परचेजेस वगैरह के अकाउंट भी नहीं होंगे, इन्वेंट्री वगैरह का अकाउंट भी नहीं होगा। उसमें सिंपल सर्विस इनकम होगी उसकी। जैसे अगर टीचर है तो ट्यूशन फीस होगी। इसी तरह अगर आप स्टेट एजेंट का बिजनेस है तो उसकी जो इनकम है वो कमीशन इनकम कहलाती है। अगर कोई डॉक्टर वगैरह है तो उसकी जो इनकम है कंसल्टेशन फ़ी कहलाती है। ठीक है, तो उनके जो रेवेन्यू का अकाउंट होगा ना, वो इस तरह के अकाउंट होंगे अगर सर्विसेज का बिजनेस होगा। और बाकी जो है ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में सेल्स होती है, मैन्युफैक्चरिंग में परचेज नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग में हम खुद गुड्स बनाते हैं तो उसका चार्ट ऑफ अकाउंट डिफरेंट होता है। फिलहाल मैं इसको सिंपल लेके चलता हूँ कि हम एक ट्रेडिंग के बिजनेस की एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सही, तो ये हमारे रेवेन्यू के हो गए। एंड फाइनली हमारे पास जो है वो कैपिटल रह गया। तो हम कैपिटल का अकाउंट ले लेते हैं जो कि इक्विटी है। एंड कैपिटल है तो ड्राइंग भी हो सकती है, ये भी इक्विटी। एंड थर्ड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये भी इक्विटी है। तो अब हम जो हमारे पास 5 हेड ऑफ अकाउंट है, एसेट्स हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है जी, लाइबिलिटी तीसरा हेड हो गया, रेवेन्यू चौथा हेड, और इक्विटी पांचवा हेड। तो ये 5 हेड के हमने जो है वो अकाउंट्स ले लिए। एक छोटा सा हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बना लिया एक ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, और इस चार्ट ऑफ अकाउंट को हम यूज़ करेंगे रिकॉर्ड करने के लिए। क्या रिकॉर्ड करने के लिए? ये जो हम सारी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन फिर हम इन अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अकाउंटिंग परफॉर्म करनी है तो आपको पहला काम ये करना पड़ेगा कि आपको अपना ये चार्ट ऑफ अकाउंट डेवलप करना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब आपको करना ये है सिंपल कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपने ऐसे ही अपनी एक कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट बना लेना है। ठीक है, ज़्यादा बेहतर यह है कि एज इट इज़ आप इस चीज़ को कॉपी कर लो ताकि आगे चल के भी आपकी और मेरी चीज़ें मैच होती रहें। ठीक है, फिर एक दफ़ा जब आप सीख जाओ तो उसके बाद फिर आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट और उसका अकाउंटिंग स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये काम के लिए कंप्यूटर लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल पे ये काम नहीं हो सकेगा क्योंकि इसमें आगे चल के एडवांस फंक्शंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज हैं जो कि मोबाइल पे काम नहीं करेंगे। तो आपको मैंने जो इतना सारा वक्त बीच में दिया उसका मेन जो है वो रीज़न ही यही था कि कुछ स्टूडेंट्स के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो मैंने उनको कहा था कि कोई मसला नहीं, आप आराम से अरेंज कर लो, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मीनवाइल आप अकाउंटिंग की प्रैक्टिस भी कर लो और फिर इंशाल्लाह हम इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारा एक्सेल का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अकाउंटिंग जो हमने सीखी थी वो अब हम एक्सेल में परफॉर्म करेंगे। तो अब से जो है आप रेगुलरली जो है अपनी प्रैक्टिस को वापस से स्टार्ट कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।